हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। कोई एक पॉइंट चार्ज था उसके कारण, और फिर ग्रुप ऑफ चार्ज लिए थे, यानी कि बहुल आवेशों के निकाय के कारण हमने विद्युत विभव की बात की। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है विद्युत ध्रुव के कारण विभव। यानी कि हमारे पास में एक डाइपोल रहेगा। डाइपोल की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी। हमारे पास में एक चार्ज माइनस क्यू होगा और एक चार्ज प्लस क्यू, और उनके बीच में थोड़ी सी कोई क्या होगी, छोटी सी डिस्टेंस होगी। इस प्रकार जो अपना पूरा सिस्टम होगा, उस सिस्टम को हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा क्या है, डाइपोल। इस डाइपोल के कारण हमें क्या निकालना है, विभव। यानी कि ये माइनस क्यू चार्ज है, पहले इसके कारण एक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और फिर दोनों का जो टोटल आएगा, यानी कि पोटेंशियल एक कैसी है, विभव जो है पोटेंशियल कैसा होता है, अदिश होता है। तो अदिश राशि के लिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसका सम करेंगे, और फिर उसके बाद हमें जो भी टर्म्स मिलेगी उसको हम देख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी, और विद्युत क्षेत्र हमने अक्ष और निरक्ष दो जगह पर निकाला था। अक्ष पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अक्ष, ये हमारे पास था 2kp/r³, और निरक्ष पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था kp/r³। यानी कि अक्ष और निरक्ष पर इस तरह की वैल्यूज हमारे पास में मिलके आई थी। इन वैल्यूज को देखने के बाद हम ये देख रहे थे कि अक्ष पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो कितना है, निरक्ष का डबल है। तो अब हम अक्ष और निरक्ष पर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, यानी v अक्ष निकालना है और एक बार हमें v निरक्ष निकालना है। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है और कैलकुलेशन है, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे हमारे पास में एक डाइपोल की एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारा पहला चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इस तरह से यहाँ पर दोनों रखे हुए हैं। और हम यहाँ से कोई भी एक, इसका जो मिड पॉइंट है O, ये इसका क्या हुआ, इसका मध्य बिंदु। यहाँ से हम किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा और डिस्टेंस r, यहाँ पर हम एक कोई भी पॉइंट जो है वो क्या ले लेते हैं, पॉइंट P ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से। यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया। अब ये पॉइंट भी ना तो इसके अक्ष पर है, ना ही इसकी निरक्ष पर है, किसी एंगल थीटा पर है। तो हम इसके लिए हम एक जनरल वैल्यूज देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास में जो विभव है वो अदिश राशि है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं। प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा उसके लिए डिस्टेंस ये होगी, तो इस डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं r1। और Q माइनस क्यू आवेश के कारण जो पॉइंट P पर डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, मान लेते हैं r2। मिड पॉइंट से कितना है, r है, और मिड पॉइंट से दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी होती है, सेम ही होती है, यानी कि a और इस तरफ भी a, टोटल कितना हो गया 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू के कारण हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और सेम टू सेम इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे और माइनस क्यू से भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किए, क्योंकि हमें r1 और r2 में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो पहले वो रिलेशन कहाँ पर हमें यूज करना होगा वो देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। सबसे पहले लाइन यही रहेगी हमारी कि ये जो माइनस क्यू आवेश था, माइनस क्यू आवेश, इसके कारण इस बिंदु P पर विभव कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला था V इक्वल टू KQ/R, लेकिन किसके कारण लिख रहे हैं, माइनस के कारण, तो V माइनस इक्वल टू K, आवेश कितना है, माइनस क्यू है, अपॉन में डिस्टेंस क्या आएगी, जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस r2 है, तो आप लिख दीजिए r2, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आपको r2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये r2, तो ये r2 जो है वो कितना है, एक तो ये पूरी डिस्टेंस r यहाँ तक आ रही है, और अगर थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ा दें, यानी कि r और प्लस में एक टर्म आएगी, और ये टर्म कितनी होगी, देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्षैतिज घटक, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास में वैल्यूज कितनी होगी, a cos थीटा, और ये वाली भी कितनी होगी, a cos थीटा। देखिए ये अपनी a भुजा है, तो इसके पास वाला कंपोनेंट कितना हो गया, a cos थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो कितना होगा, a sin थीटा। तो a cos थीटा घटक जो है वो अगर हम r के अंदर जोड़ दें तो वो कितना हो जाएगा, r2 के इक्वल, यानी कि, और यहाँ देख लेते हैं, तो इन वैल्यूज को लिखते हैं कि R2 की वैल्यू जो है
R2 का मान जो है वो R और उसके अंदर हम यदि a cos थीटा जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा। तो यहां से मुझे R2 की वैल्यू मिल चुकी है और वो कितनी है R और उसके अंदर a cos थीटा हमने जोड़ रखा है। तो यहां पर हम लिखेंगे v माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 था, तो इसे आप बोले फर्स्ट ए कर लीजिए। अब हमारे पास में है कौन सी डिस्टेंस है R1 है, तो R1 को लिखते हैं। देखिए R1 की बात करें तो सबसे पहले याद लिख दीजिए एक बार कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो v प्लस इक्वल टू के आएगा, चार्ज कितना आएगा प्लस का q अपॉन डिस्टेंस क्या आएगी R1। R1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ देखिए R1 ये रहा, तो R1 जो है वो इस बार क्या है R के मान से थोड़ा सा कम है। देखिए हमने यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी R में से यदि a cos थीटा घटा दें इस वाले पूरे R में से इतना पार्ट a cos थीटा अगर लेस कर दें तो हमें यहाँ पर हमारे को R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा R माइनस a cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा R1 की वैल्यू R माइनस a cos थीटा के क्यू अपॉन R माइनस a cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 1a है, इसे आप 2 कर दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। आप कैसे भी कीजिए, अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कुल विद्युत विभव। तो यहाँ देखेंगे कुल विद्युत विभव, और कुल विद्युत विभव कितना होता है v लिखेंगे, दोनों को क्या कर दीजिए आप, यानी कि प्लस के कारण विभव और माइनस के कारण विभव, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। लेकिन यहाँ देखिए ये पूरी टर्म पॉजिटिव और ये टर्म क्या है नेगेटिव, तो क्या हो रही है प्लस हो रही है। देखिए तो अब 1a और 2a इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू हम v माइनस और v प्लस की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास में जो अगली जो स्टेप है वो इस तरह से होगी, v इक्वल टू सबसे पहले है v प्लस, ये रही v प्लस की वैल्यू k और q, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर k q जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसे हम डायरेक्टली बाहर ले लेंगे 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा। देखिए यहाँ पर कैसे है r माइनस a cos थीटा और इसमें क्या है r प्लस a cos थीटा, और एक देखिए यहाँ पर निगेटिव है, इस माइनस को हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा। बस अब इसे हमें सॉल्व ही तो करना है, और के क्यू अपॉन देखिए दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हमारे पास में बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म इसमें डिवाइड होगी तो माइनस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगी प्लस वाली टर्म, यानी कि r प्लस a cos थीटा और माइनस ऑफ r माइनस a cos थीटा। कैसे देखिए इसके अंदर दो टर्म है, दोनों टर्म कौन सी है, एक तो r माइनस a cos थीटा है और एक r प्लस a cos थीटा है। r प्लस a cos थीटा उसमें डिवाइड होगा तो वो टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कौन सी माइनस वाली टर्म वहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगी और इस तरह से लिखी जाएगी। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये r है और ये माइनस r है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, यानी कि प्लस का 2a cos थीटा अपॉन ये वाली टर्म जो है इसे कैसे लिखते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए अगला जो हमारे पास में है 2a मल्टीप्लाई q, तो आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था p इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई q, यानी कि p बराबर होता है 2aq विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो तो इसका डिस्टेंस और उसके जो मैग्नीट्यूड के क्या होता है इक्वल होता है। तो अब हमारे पास में है v इक्वल टू k p और cos थीटा है। हम यहाँ पर एक छोटा सा अजम्पशन करते हैं कि हम कह देते हैं कि हमारे पास में जो डिस्टेंस r है वो क्या है ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0। ये वाली एक छोटी सी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कंडीशन आएगी कि इस a का मान जो है वो r की तुलना में क्या होगा बहुत ही कम होगा, तो r का मान बड़ा है तो a स्क्वायर उसकी तुलना में क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0 होते नीचे कितना मिलेगा हमें kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आएगा एक विभव जो किसके कारण है, कोई भी एक डाइपोल किसी भी डाइपोल के कारण किसी एंगल थीटा पर किसी कोई पॉइंट p है तो उसके लिए जो
विभव का मान है वो इस तरह से होगा। देखिए नॉर्मली हमारे पास में जो पोटेंशियल होता है वो Q/R यानी कि अपॉन में 1/R रहता है, लेकिन जब बात कर रहे हैं डाइपोल में कितना आ रहा है 1/R²। जब हम बात करेंगे क्वाड्रुपोल की यानी कि वहां पर हमारे पास में 4 चार्ज होंगे, किस तरह से होंगे देखिए, जैसे माइनस का Q, एक प्लस Q, फिर से प्लस Q और माइनस Q, इस तरह से हमारे पास में एक ये जो है क्वाड्रुपल हमारे पास होगा। और उसके कारण जो टर्म होगी उसमें क्या आएगी, प्रोपोर्शनलिटी जो होगी 1/, कितनी होगी R3, किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये किसकी टर्म होगी पावर पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी आएगी 1/R⁴ आएगी। इस तरह से उसे अगर आगे जो है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए तो हमारे पास में ये जो है वो पोटेंशियल की टर्म है। अब हम बात करते हैं इसकी अक्ष पर। अब हम कहां पढ़ते हैं अक्ष पर, तो अक्ष पर के लिए क्या लिख देंगे V अक्ष। देखिए अक्ष पर जो है वो सिचुएशन या डायग्राम जो है वो किस तरह से होंगे, देखिए सबसे पहले ये -Q चार्ज है और ये क्या होता है हमारे पास है +Q चार्ज। तो यदि ये एंगल थीटा इस तरह से वहां पर कोई पॉइंट भी रखा हुआ है, जब हम बात करेंगे अक्ष यानी कि अक्ष वाली लाइन कहां पर आ जाएगी यहाँ पर, तो थीटा जो है वो नीचे आकर थीटा कितना हो जाएगा 0। तो अक्ष पर जो है थीटा बराबर कितना मिलेगा 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, थीटा 0 तो cos 0 डिग्री कितना मिल जाएगा हमें 1। तो V x की वैल्यू ओनली कितनी आएगी Kp/R², Kp/R²। ये हमारे पास में कहां आएगा अक्ष पर फॉर्मूला। अब हम बात करें निरक्ष पर यानी कि V निरक्ष। निरक्ष के लिए निरक्ष कहां पर होता है इस तरह से अक्ष के एकदम लंबवत रेखा, और अक्ष पर जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि V निरक्ष है तो थीटा कितना हो गया है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है हमेशा 0। तो 0 जब है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें टोटल क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि V निरक्ष क्या हो रहा है 0। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज देखी कि अक्ष पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है Kp/R², और निरक्ष पर कितना आ रहा है 0, जबकि निरक्ष पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड था। यदि हम बात करें कि निरक्ष की, निरक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना था Kp/R², ये हमारे पास में निरक्ष पर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था, जबकि निरक्ष पर पोटेंशियल क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पर ई अक्ष की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 2Kp/R², ये इस तरह से हमारे पास में वैल्यूज मिलेगी। देखिए जब हमारे पास में फॉर्मूला इस तरह से V = -E.dr, इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये वैल्यू रखें तो 1/R³ आएगा, और इंटीग्रेशन के बाद में ये एक पावर को कम कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएगी R³ से क्या आ जाएंगे सीधे R² जो है वो इस तरह से टर्म मिल जाएगी। देखिए तो हमने अक्ष और निरक्ष पर जो है वो पोटेंशियल की बात कर ली है। अब हम यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट जो P होता है वो कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको हम थोड़ा सा एक वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। देखिए V हमारे पास में है Kp cos थीटा अपॉन में कितना है R²। देखिए हमारे पास एक छोटा सा टर्म है, यदि हम बात करें P वेक्टर डॉट R², हमारे पास में है P वेक्टर डॉट R², तो ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले P वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि क्या आएगा, सिंपली जिसे हम P भी लिखते हैं, और R क्या यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और कितना आ जाएगा cos थीटा। तो देखिए P वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सीधा क्या आ जाएगा P, R एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1/1, तो ये कितना हो गया है 1, और ये कितना है cos थीटा, यानी कि P cos थीटा। तो आप P cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R², तो P cos थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे P वेक्टर डॉट R²। ये टर्म जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि हमने ये जो P था उसे हमने कहाँ लिख दिया है वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल जो है वो डाइपोल मोमेंट पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है, जिस एंगल पर वो पॉइंट जो है वो रखा हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ पर R के डायरेक्शन यानी कि जिस डिस्टेंस के अंदर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं वो डायरेक्शन भी यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करती है। और यहाँ पर हम अगर V का और आगे थोड़ा सॉल्व करें तो K R कैप क्या होता है R वेक्टर अपॉन R³, R कैप की जो वैल्यू क्या होती है R वेक्टर अपॉन R का क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा P वेक्टर डॉट R वेक्टर, ये जो कैप थी वो वेक्टर में कन्वर्ट हो गई अब, और नीचे कितनी हो गई है एक R एक्स्ट्रा है तो R² मल्टीप्लाई R यानी कि R³। तो यहाँ से आपके पास में ये भी एक क्या है पोटेंशियल का
फॉर्मूला है, जो कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पर थोड़ी सी डाइपोल मोमेंट की जो है हमें वेक्टर फॉर्म मिलती है। हमने डाइपोल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा समविभव पृष्ठ। तो देखिए नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि यहाँ पर विभव जो है वो कैसा रहेगा उस पृष्ठ पर, विभव का मान किसी पृष्ठ पर कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से पृष्ठ होंगे जिन पर विभव समान रहेगा, या फिर उस समविभव पृष्ठ की जो है वो गुण कैसे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे वहां पर कार्य कितना होगा, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सारी चीजों की बात करेंगे। तो आप लोगों ने विभवांतर का एक सूत्र पढ़ रखा है, विभवांतर का फॉर्मूला हमारे पास में था VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारे पास में फॉर्मूला था कि विभवांतर जो है वो क्या होगा, कार्य बटे आवेश होगा। और यहाँ पर देखिए जब हम बात करें समविभव पृष्ठ की, अगर विभव पृष्ठ कैसा है, समविभव है, तो उसके लिए जो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। विभव का मान कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। विभव का मान समान है यानी कि यदि हम उस पृष्ठ पर 2 पॉइंट ले, जैसे हमारे पास में ये इस तरह की सरफेस है, एक पॉइंट यहाँ पर A है और एक पॉइंट यहाँ पर B है। हम किसी चार्ज Q को यहाँ पर A से कहाँ लेकर जा रहे हैं, B पर लेकर जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर A और B पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, समान है, यानी कि VA इक्वल टू VB। तो दोनों का मान समान हो गया, तो VB माइनस VA क्या मिल गया हमें, 0 इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो वर्क डन है वो कितना हो रहा है, 0, यानी समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो देखिए इसके समविभव पृष्ठ की जो हम गुण है वो डायरेक्टली पढ़ रहे हैं कि विभव का मान कैसा रहता है उस पृष्ठ पर, एक समान रहता है, पहला गुण। दूसरा गुण हमें यहाँ से मिलता है कि यहाँ पर उसका विभवांतर जो है VB माइनस VA क्या आया है, 0। विभवांतर यानी कि डेल V इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड गुण हो गया। तीसरा गुण जो हमारे पास में किस तरह से है कि यदि विभवांतर वहां पर शून्य है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब हम आवेश को लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य भी कैसा होगा, शून्य होगा। और कैसे मिल रहा है, VB माइनस VA 0 है, तो डेल V इक्वल टू क्या हो गया, 0 बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ से हमें W यानी वर्क डन विल बी 0। तो यहाँ पर किया गया कार्य भी क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा। अब यहाँ पर हम इसके पृष्ठ के आकारों की बात करें। देखिए तो जब इनके पृष्ठ की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कोई 3 ऐसे इस तरह से हमारे पास में सरफेस ली हुई है, तीनों ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, लंबवत ली हुई है। तो इनकी जो दिशा किस तरह से होती है, तो समविभव पृष्ठ पर सबसे हमारे पास में जो चौथा गुण है कि समविभव पृष्ठ पर E की जो दिशा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, लंबवत। ऐसा क्यों, विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत क्यों होती है? यहाँ पर हमें जो है वो कार्य मिल रहा है 0। हमारे पास में फॉर्मूला रहता है W इक्वल टू F डॉट x वेक्टर, या फिर F डॉट dx भी लिखते हैं। तो बल इन गुणा विस्थापन, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Fx cos थीटा। आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि कार्य जो होता है वो कैसा होता है, फोर्स और पोजीशन वेक्टर, यानी कि बल और विस्थापन का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल। तो Fx cos थीटा। W को 0 होने के लिए जब हम फोर्स भी लगा रहे हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ विस्थापन है, तो थर्ड टर्म जो हमारे पास में cos थीटा विल बी 0। तो cos थीटा विल बी 0। तो cos थीटा को 0 होने के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है वो दोनों के डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर चलने चाहिए, तभी हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर E की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये हमारी क्या एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा। ये हमारा क्या होगा, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर बात करें इसके नेक्स्ट वाले की। देखिए यहाँ पर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज की, जैसे प्लस Q लिखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं कि वो कैसा होता है, इसकी रेडियल डायरेक्शन के अंदर, यानी कि यदि हम उस पॉइंट चार्ज को एक सेंटर मान लें, जैसे यहाँ पर जो भी पॉइंट चार्ज है इसे हम एक केंद्र मान लें, तो इस केंद्र के चारों ओर एक गोले को इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस गोले के चारों ओर क्या होगा, हमारे पास में
जब विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो इसके ऊपर एक स्पर्शरेखा खींचिए और उसके लंबवत, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींचिए उसके लंबवत, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींचिए इस तरह से लंबवत। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक गोला भी कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप लोगों ने गोले के लिए विभव की बात करेंगे तो हमें मिलेंगे V इक्वल टू KV/R। तो गोला एक कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है। हमारा जो 6 प्रॉपर्टी है वो किस तरह से देखिए, यदि हम बात करें कटान बिंदु की, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों, जैसे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में यहाँ पर कभी भी नहीं काटेगी, और ये अगर ये काटेगी तो यहाँ पर क्या होंगे, कटान बिंदु पर इनके 2 मान होंगे, और यहाँ पर इसकी क्या होगी, 2 दिशा। ये तो हमने किसके लिए बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि कटान बिंदु पर क्या होगी, 2 डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर जो है विभव, विभव कैसी राशि है, अदिश, तो यहाँ पर दिशा की बात नहीं करेंगे, यानी कि 2 समविभव पृष्ठ, जैसे एक समविभव पृष्ठ इस तरह से है, दूसरा समविभव पृष्ठ है वो इस तरह से। तो हर एक समविभव पृष्ठ, जैसे ये समविभव पृष्ठ है, इसके लिए मान V इक्वल टू 2 वोल्ट है, इसके लिए V इक्वल टू समथिंग कुछ 3 वोल्ट है। तो कटान बिंदु पर क्या होगा, कटान बिंदु का मतलब है यहाँ पर इसके कितने मान होने चाहिए, 2। एक ही बिंदु पर V के 2 मान अलग अलग होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि यदि एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे तो विभव के एक ही बिंदु पर 2 मान होंगे, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल। अब हम बात करें चालक की सतह की, तो चालक कैसा होता है, चालक जो है वो कैसे होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। चालक कैसे होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। और चालक जब समविभव पृष्ठ होंगे तो उनके ऊपर जो किया गया कार्य जो है, यानी किसी भी चालक के ऊपर, जैसे ये चालक है, इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यदि आप किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो पोटेंशियल, इसके लिए जो वर्क है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से ये आपका समविभव पृष्ठ का टॉपिक है। तो आज आपने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ, और इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारे पास है वो था डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अब हम यहाँ पर अगला जो हमारी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम गोलों के कारण, यानी कि हमारे पास में आवेशित गोला होगा जो चालक भी हो सकता है, अचालक भी होगा, गोलीय कोश होगा, इन 3 चीजों के कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। हम उनके लिए विद्युत क्षेत्र की बात पहले ही कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर उनके लिए क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। उसके बाद हमारे जो और एक टर्म यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस भी आएगा, लेकिन वो यहाँ पर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हमें अभी किसकी जरूरत है, ओनली यहाँ पर ग्रेडियंट। तो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे।